So, good morning, 10th class. Let's continue with the same chapter, the nationalism in India, with part 3. पार्ट फर्स्ट और पार्ट सेकंड में मैंने आप लोगों को बताया नेशनलिज्म क्या होता है, कैसे एमर्ज होती है, कैसे उसकी फीलिंग एमर्ज होती है। और उसके बाद से जब इंडिया में नेशनलिज्म इमर्ज हुआ तो उसमें स्पेशली महात्मा गांधी के आने के बाद, क्योंकि महात्मा गांधी के आने के बाद जो मूवमेंट्स थी ब्रिटिश के अगेंस्ट में और ज़्यादा फास्ट हुई और वेरी ऑर्गेनाइज्ड वे में हुई। बस में आ रही है ना। तो उन्होंने जो अपना फर्स्ट 3 मूवमेंट स्टार्ट किए थे, आपको मैंने बताया कि सबसे पहले चंपारण मूवमेंट था, फिर खेड़ा था, फिर अहमदाबाद मिल वर्कर्स मूवमेंट था। तीनों की सक्सेस को देखते हुए पूरी कंट्री में उनकी पॉपुलैरिटी बहुत ज़्यादा हो गई। लोग अब उनको फॉलो करना चाहते थे, लोगों ने उनको अब गॉड के इक्वल मानने लगे। वो उनकी हर बात को फॉलो करना चाहते थे। बस चाहे वो रूरल एरिया हो, चाहे वो अर्बन एरिया हो, एवरी पार्ट ऑफ द कंट्री वांट टू सी हिम। सारी कंट्री उनको देखना चाहते हैं उस टाइम के लिए। और इसी 3 मूवमेंट्स को सक्सेस को जब देखा गया और अंग्रेज़ों को ये लगा कि नहीं भाई, अब ये मूवमेंट, अब ये महात्मा गांधी हमारे लिए प्रॉब्लम्स क्रिएट कर सकते हैं, तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने अपने लिए एक उन्होंने इस जितने भी मूवमेंट्स थे, जितने भी पॉलिटिकल लीडर्स थे, अब इनके अंदर एक अलग एनर्जी थी। महात्मा गांधी के आने के बाद से उनको लगा कि अब तुम बिना हथियार उठाए भी जीत सकते हैं। महात्मा गांधी के फॉलोअर्स ये बिलीव करने लगे कि गांधी जी का जो वेपन था वो सत्याग्रह था। सत्याग्रह, मैंने आप लोगों को सत्याग्रह को कल डिफाइन किया था कि सत्याग्रह क्या होता है। सत्याग्रह इज एन आइडिया बाय विच द फाइट फॉर ट्रू कॉज और अगेंस्ट इनजस्टिस is fought without any violence। और सारे लीडर्स ये जब फॉलो करने लगे थे कि नहीं, हम बिना वायलेंस के हम अपने स्ट्रगल को फाइट कर सकते हैं, कंटिन्यू कर सकते हैं, तो गांधी जी को फॉलोअर्स बने गए। अब ब्रिटिशर्स को जब ये लगा कि नहीं भाई, ये सारे पॉलिटिकल लीडर जो एनर्जी से फुल है, इनको क्रश तो करना पड़ेगा। फिर उन्होंने एक एक्ट पास किया कि रॉलेट एक्ट, जिसको मैंने कल बताया था कि रॉलेट एक्ट या ब्लैक एक्ट। ये क्या करता था, सस्पेंशन के बेसिस पर किसी भी पॉलिटिकल लीडर्स को 2 सालों के लिए, 2 ईयर्स के लिए इम्प्रिजन में कर सकते थे, जेल में डाल सकते थे। पास में आ रही है ना। इसी को अपोज करने के लिए गांधी जी ने एक नया मूवमेंट स्टार्ट किया, इसका नाम क्या है, रॉलेट सत्याग्रह। तो गांधी जी का एक चौथा मूवमेंट था। पहला कौन सा था, चंपारण, फिर खेड़ा, फिर अहमदाबाद, और फिर रॉलेट सत्याग्रह। रॉलेट एक्ट के अगेंस्ट में, ब्लैक एक्ट के अगेंस्ट में। बस में यार मैंने ये भी बताया था कि रॉलेट सत्याग्रह में क्या क्या हुआ था, ये सारी चीज़ें हुई थी, ठीक है ना। तो रॉलेट सत्याग्रह में यही चीज़ होती है, विदाउट एनी वायलेंस लोग शॉप्स क्लोज कर देते हैं, रैलीज करते हैं, स्ट्राइक पर लोग जाते हैं, कोई मतलब हर गवर्नमेंट चीज़ों को अपोज करना शुरू कर दिया। तो आज हम पढ़ेंगे कि ब्रिटिशर्स तो शांत रहेंगे नहीं, कोई भी कुर्सी पर बैठ जाता है तो उस कुर्सी को छोड़ने की आसानी से छोड़ता तो नहीं है। तो इसीलिए ब्रिटिशर्स ने इस मूवमेंट को क्रश करने के लिए, CRUSH, क्रश करने के लिए ब्रिटिश गवर्नमेंट इम्पोज मार्शल लॉ। बस में आ रही ना, मार्शल लॉ इम्पोज कर दिया पूरे कंट्री में, ठीक है। तो ये मार्शल लॉ क्या होता है, तो इन दिस लॉ अ हाईएस्ट पोस्ट ऑफिसर इन आर्मी का जो हाईएस्ट पोस्ट का ऑफिसर होता है उसको अपॉइंट कर दिया जाता है पूरे गवर्नमेंट के हेड के रूप में। मार्शल लॉ में क्या होता है, आर्मी के किसी बड़े ऑफिसर को गवर्नमेंट के हेड के रूप में अपॉइंट कर दिया जाता है। बस में यानी नहीं, इसे मार्शल लॉ कर एक्चुअली में मार्शल लॉ को इस तरीके से आप एक लाइन में बोल सकते हो कि रूल ऑफ आर्मी। इसे हम क्या बोल सकते हैं, रूल ऑफ आर्मी। अब आर्मी जो इतनी डिसिप्लिन होती है और अपने ऑफिसर का केवल ऑर्डर फॉलो करती है, तो बड़ा डेंजरस होता है, ये बहुत ही हार्म्स क्रिएट करते हैं। तो और इस ऑफिसर के फॉर्म में किसको अपॉइंट किया गया, जनरल डायर। बस में यानी कंट्री में मार्शल लॉ इम्पोज होने के बाद आपको बता दिया मार्शल लॉ क्या होता है, रूल ऑफ आर्मी होता है। और इसमें क्या किया जाता है, जो आर्मी का हेड होता है उसको गवर्नमेंट का हेड बना दिया जाता है, जैसे कि जनरल डायर को बना दिया गया। अब क्या हुआ, ऑन द डे ऑफ 30 अप्रैल 1919, 13 अप्रैल 1919 को बैसाखी था
बस में बैसाखी फेयर वर ऑर्गेनाइज्ड इन जालियांवाला बाग। अमृतसर में एक जालियांवाला बाग था, ठीक है ना, एक पार्क था, उसमें बैसाखी मेला ऑर्गेनाइज किया गया, ठीक है ना। बैसाखी मेला समझते हो ना, वो जो पंजाब का बहुत ही फेमस मेला है, ठीक है, जिसमें फसल के हार्वेस्ट होने के बाद मनाया जाता है। तो ये कौन सा दिन था? 13 अप्रैल 1919, 13 अप्रैल 1919 को बैसाखी का मेला जो जालियांवाला बाग अमृतसर के में ऑर्गेनाइज किया गया था, वहाँ पर जनरल डायर पहुँचा। जनरल डायर रीच देयर एंड ऑर्डर टू क्लोज ऑल एग्जिट गेट्स। बस में आ रही ना, ऑल एग्जिट गेट्स क्या, वहाँ पर वैसे तो एक ही गेट था और उसको भी क्लोज करने का ऑर्डर दे दिया जनरल डायर ने। एंड ओपन फायर ऑन द क्राउड, भीड़ इतनी सारी थी। एक्चुअली में क्या हुआ था ना, इस बैसाखी जालियांवाला बाग में जब लोग मेला करने गए थे तो उस समय जो ये रॉलेट एक्ट के थ्रू, क्या हुआ था ना कि सत्यपाल किचलू को, ठीक है ना, सत्यपाल किचलू को क्या किया गया था? अरेस्ट कर लिया गया था। बस में आ रही है ना, सत्यपाल किचलू को अरेस्ट कर लिया गया था और वो पंजाब के बहुत ही पॉपुलर लीडर थे। इन्हीं को फ्री करने के लिए अंग्रेजों से मतलब अरेस्ट कर लिए गए थे, वही रॉलेट एक्ट के बेसिस पर। तो लोगों ने कहा कि हम तो वैसे ही इनोसेंट हैं, तो गांधी जी ने बता दिया था कि भाई रैली ऑर्गेनाइज करो पीसफुली और कि कोई भी अपनी डिमांड्स फुलफिल करवा सकते हैं हम किससे? ब्रिटिशर्स से। तो उन्होंने सत्यपाल किचलू को फ्री कराने के लिए इसी जालियांवाला बाग में क्या करना शुरू कर दिया? प्रोटेस्ट करना शुरू कर दिया। बिल्कुल पीसफुली बैठ गए लोग, लेकिन अब ये चीज़ें जनरल डायर को क्रश करनी थी। अब जनरल डायर जालियांवाला बाग पार्क में पहुंचा और उसने सारे गेट को एग्जिट कर दिए और उसने ओपन फायर करने का क्राउड पर ऑर्डर दे दिया अपने आर्मीज़ को। और 100 ऑफ इंडियंस डाइड। इस जालियांवाला बाग में बहुत सारे इंडियंस मारे गए थे। इसी इंसिडेंट को हम किस नाम से जानते हैं? जालियांवाला बाग मास्कर। बस में आ रही है, जालियांवाला बाग मास्कर कब हुआ था? मैंने बता दिया था अभी, 13 अप्रैल 1919। बस में आ रही है ना। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखना आप लोग कि जालियांवाला बाग मास्कर क्या था, ठीक है, ये कैसे हुआ था, क्यों हुआ था, कैसे कौन किसके ऑर्डर पर हुआ था, ठीक है ना। तो सबसे पहले बताओगे आप कि इंडिया में बहुत सारे मूवमेंट स्टार्ट हो चुके थे पीसफुली गांधी जी के सत्याग्रह का यूज करते हुए। इन्हीं सारी मूवमेंट्स को क्रश करने के लिए गवर्नमेंट ने रॉलेट एक्ट पास किए। गांधी जी ने उसी के अगेंस्ट में रॉलेट सत्याग्रह लॉन्च किया और रॉलेट सत्याग्रह के लॉन्च करने के बाद इस मूवमेंट को रॉलेट सत्याग्रह को क्रश करने के लिए उन्होंने मार्शल लॉ इम्पोज किया। और इसी रॉलेट सत्याग्रह का एक पार्ट जालियांवाला बाग में जब सत्यपाल किचलू को अरेस्ट कर लिया गया तो यहाँ पर भी एक सत्याग्रह स्टार्ट हुआ और इसी सत्याग्रह को क्रश करने के लिए जनरल डायर वहाँ पहुँचा और वहाँ के सारे मौजूद लोगों को प्रेजेंट लोगों को मार दिया। और इतने सारे इसमें मास किलिंग हुई थी कि इसको हम किस नाम से आज के डेट में हिस्ट्री में जानते हैं? जालियांवाला बाग मास्कर के। बस में आ रही है। तो आप अमृतसर में कभी गए होंगे तो वहाँ पर आपने देखा होगा, आज भी वहाँ पर जो बुलेट्स के जो मार्क्स हैं वो आज भी उस वॉल पर पड़े हुए हैं। जिस कुएं में, जिस वेल में बहुत सारे लोग अपनी जान बचाने के लिए कूदे हुए थे, आज भी वेल वहीं पर है। बस में आ रही है ना। तो एक बहुत ही मार्मिक और बहुत ही वर्स्ट कंडीशन, मतलब कि एक वर्स्ट सिचुएशन थी जो अंग्रेज़ों ने हमारे इंडियंस के साथ वहाँ वैसा जालियांवाला बाग में अवेलेबल लोगों पर जब ओपन फायर किया था, मास किलिंग हुई थी। इसको बहुत ही वर्स्ट सिचुएशन के रूप में याद किया जाता है, लेकिन फिर भी हम इनके सैक्रिफाइसेस को याद करते हैं, उनके बलिदान को सम्मान देते हैं और हम उनकी रिस्पेक्ट करते हैं। इसलिए फ्रीडम फाइटर्स के अगेंस्ट में हम कुछ भी नहीं बोलते और उन्होंने कितनी भी गलतियाँ की, लेकिन हमारी कंट्री को इंडिपेंडेंट कराने में बहुत बड़ा रोल था। इसीलिए बच्चों, फ्रीडम फाइटर्स के बारे में कभी भी कुछ भी हो, किसी भी सिचुएशन में, चाहे उनकी गलती हो या ना हो, लेकिन फिर भी इंडियंस हमारी इंडिपेंडेंसी के लिए बहुत सैक्रिफाइस किए हैं। इसीलिए हम सभी को उनकी रिस्पेक्ट करनी चाहिए, उनकी मेमोरी में
उनकी मेमोरी में बहुत सारी हम उनको श्रद्धांजलि देते हैं, ठीक है ना। तो हमें फ्रीडम फाइटर्स के लिए रिस्पेक्ट करनी चाहिए। तो जालियांवाला बाग मास्कर याद हो गया। पता है इस इंसिडेंट के बाद से ना इंडियंस स्टार्टेड टू अटैक द गवर्नमेंट। भाई इंडियंस बहुत गुस्से में आ गए, बहुत ज़्यादा लोग एग्रेसिव हो गए कि भाई ये बहुत गलत हुआ, अंग्रेजों ने बहुत गलत किया था, बहुत ही ज़्यादा गलत, ऐसा नहीं करना चाहिए था जनरल डायर को। इस जनरल डायर के इस इंसिडेंट के बाद पीपल इतना एजिटेटेड हो गए, इतना ज़्यादा एग्रेसिव हो गए कि उन्होंने अब गांधी जी के सत्याग्रह को भूल करके उन्होंने क्या स्टार्ट कर दिया, गवर्नमेंट बिल्डिंग पर अटैक करना शुरू कर दिया। और इस वायलेंस फोर्स गांधी जी टू स्टॉप द मूवमेंट। और गांधी जी की एक ही आइडियोलॉजी थी, सत्याग्रह। सत्याग्रह से ही हम सारी चीज़ें अचीव कर सकते हैं, क्योंकि उन्हें पता था कि इंडियंस जो हैं और इंडिया का जो कल्चरल हेरिटेज है, कल्चरल जो वैल्यू है वो है क्या, कम्युनिकेशन। वॉर नहीं है, लड़ाई नहीं है। अगर हम वायलेंस से अपनी कंट्री को इंडिपेंडेंट कराएंगे तो हमारी आने वाली जो जनरेशन्स होंगी वो खाली वायलेंस पे बिलीव करेंगी, और इससे हम किसी भी कंट्री का डेवलपमेंट नहीं हो सकता। यानी कि वायलेंस कोई भी तरीका नहीं हो सकता, कोई भी ऑप्शन नहीं हो सकता किसी भी गोल को, किसी भी टारगेट को अचीव करने के लिए। तो बच्चों कभी भी वायलेंस को अपना वेपन मत बनाओ, चाहे किसी भी परिस्थिति में, कोई भी सिचुएशन हो, आप कभी भी वायलेंस मत करो। ईगो पे किसी चीज़ को मत लो। हर चीज़ का सॉल्यूशन होता है, बस उसको लव के साथ, उसको रिस्पेक्ट के साथ, उसको एक वैल्यू के रूप में देखना होगा, तब जाकर हम किसी भी चीज़ का सॉल्यूशन निकाल सकते। हर चीज़ का सॉल्यूशन हो सकता है। और गांधी जी ने बिल्कुल सही डिसीजन लिया कि नहीं भाई, हाँ ये जो गवर्नमेंट बिल्डिंग्स पे जो आप अटैक कर रहे हो ये गलत है, इसलिए हमें क्या करना चाहिए। गांधी जी ने कहा कि अगर हमें हमारी बात मानते हैं तो ठीक है, नहीं तो हम इस जो रॉलेट सत्याग्रह मूवमेंट स्टार्ट हुआ था, इस मूवमेंट को क्या करना है, विदड्रॉ कर लेना है। और गांधी जी ने इतनी वायलेंस को देखते हुए लोगों ने क्या किया, गांधी जी ने क्या किया, अपना मूवमेंट जो रॉलेट सत्याग्रह स्टार्ट किया था उसको वापस कर लिया। ठीक है, तो ये 1919 की बात थी। लेकिन फिर नेक्स्ट ईयर उन्होंने एक नया मूवमेंट स्टार्ट करेंगे जो कि नॉन कॉपरेशन मूवमेंट होगा। हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। तब तक के लिए थैंक यू एंड नमस्ते।